प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बायोमोलिकुल्स। ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक जबकि बच्चे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें कुछ परेशानी रहती है इस टॉपिक में। इसकी एक वजह एनसीईआरटी का सीक्वेंस भी है। एनसीईआरटी में जो बायोमोलिकुल्स पढ़ने का इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है कंटेंट का, वो शायद सही नहीं है। वो ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए शायद बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो जिस ऑर्डर में मैं इसे करने वाला हूँ, हम करेंगे कंटेंट वही एनसीईआरटी, लेकिन जिस ऑर्डर में हम करने वाले हैं उस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जब हम पूरा करेंगे तो शायद आप एनसीईआरटी के कंटेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है लेक्चर 1 बायोमोलिकुल्स का, वो बड़ा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इंट्रोडक्टरी टॉपिक किसी भी चैप्टर का एक लेखा जोखा होता है, एक खाका होता है, जिससे हम अ, एक क्रिएट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो चलिए देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बुक। देखो आपके सामने है बायोमोलिकुल्स, है ना। तो बायोमोलिकुल्स में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कि बायोमोलिकुल्स पढ़ते हुए जब हम किसी सेल की स्टडी करते हैं, तो सेल की स्टडी करते हुए हमें ये पता होना चाहिए ना कि सेल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये जो टेबल है, सबसे पहले इस टेबल को लर्न करिए आप। सबसे पहले आप इस टेबल को लर्न करिए कि आपको एक सेल के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो कंटेंट आपके सामने दिया हुआ है। वाटर कितना है? 70 to 90%। प्रोटीन कितना है? 10 to 15%। दूसरे नंबर पर प्रोटीन आता है। तीसरे नंबर पर न्यूक्लिक एसिड आता है, 5 to 7%। फिर कार्बोहाइड्रेट आता है 3%, लिपिड्स आता है 2% और आयंस होता है 1%। इसमें क्या सवाल आते हैं? इसमें सवाल ये आता है कि या तो आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का परसेंटेज पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कौन है, तो वाटर हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कौन है, प्रोटीन हो जाएगा। या फिर इस डिफरेंट कंपोनेंट को एक ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है कि एक सेल के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसका ऑर्डर क्या है, मतलब वो उसके परसेंटेज के ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले बायोमोलिकुल्स में आपको ये लर्न करना चाहिए। ठीक है। अब फिर आ जाइए सबसे पहले पेज पर, पहले दूसरे पेज पर, जिसमें उन्होंने बायोमोलिकुल्स को डिफाइन कर रखा है कि बायोमोलिकुल्स है क्या। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, आप यहाँ पर डेफिनेशन देखें बायोमोलिकुल्स का, यहाँ पर लिखा हुआ है बायोमोलिकुल्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन बायोमोलिकुल का ये कहता है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिकुल्स। ये डेफिनेशन आप सबसे पहले लर्न करिए कि किसी बायोमोलिकुल्स का डेफिनेशन क्या है। तो एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से एक सेल के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर जो भी कार्बन कंपाउंड होता है उसको हम बायोमोलिकुल्स कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा हुआ है कि हाउएवर लिविंग सिस्टम आल्सो गेट्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन देम। खाली ऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक भी होता है। दोनों तरह के मॉलिक्यूल, जब हम बायोमोलिकुल्स की बात करते हैं, वी कंसीडर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स और इनऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स। अब हमें पता करना है, हमें एक सेल के अंदर पता करना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन है। हम उसको एनालाइज करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करने का मेथड है, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स। तो कोई लिविंग टिश्यू आपके पास दिया हुआ है, सपोज यू हैव बीन गिवन अ पीस ऑफ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर। एक एनिमल है और एनिमल सेल है, और एक प्लांट का पार्ट है।
तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये हमें एनालाइज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम उस टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड कर देंगे, है ना, मोटार एंड पेस्टल लेकर के उसको हम ग्राइंड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी मिलेगा। स्लरी मतलब एक पेस्ट मिलेगा। तो पेस्ट जो मिलेगा उस पेस्ट को हम किसी पतले कपड़े से, चीज पेपर से, चीज क्लॉथ से या कॉटन क्लॉथ से जो एकदम बिल्कुल थिन हो, उसको हम स्ट्रेन कर देंगे, छान देंगे। तो छान देंगे तो कुछ चीजें नीचे आ जाएगी और कुछ चीजें ऊपर ही रहेगी। जो नीचे आ जाता है उसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और यहाँ पर लिखा है ना, टू फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल। जो नीचे आ जाएगा, छन के नीचे आ जाएगा, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर रह जाएगा, जो ऊपर रह जाएगा उसको हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल और रिटेंटेट। दो तरह के हमें फ्रैक्शन मिलेंगे। स्लरी को जब हम स्ट्रेन करेंगे तो हमें दो तरह के फ्रैक्शन मिलेंगे। जो ऊपर रह जाएगा उसको रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो नीचे आ जाएगा उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर एसिड सॉल्युबल पूल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एसिड सॉल्युबल पूल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो चीज प्रेजेंट होगा, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल। तो दो कैटेगरी हो गई, माइक्रोमॉलिक्यूल की और मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल को हम मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल दो बेसिस पर कहते हैं। एक बेसिस तो यही हो गया कि एसिड सॉल्युबल पूल में जो प्रेजेंट होगा, एसिड सॉल्युबल पूल में जो प्रेजेंट होगा वो माइक्रो होगा, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो प्रेजेंट होगा वो मैक्रोमॉलिक्यूल होगा। एक तो ये क्राइटेरिया है। और एक और क्राइटेरिया जो आगे लिखी हुई है एनसीईआरटी बुक में, वो है उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, तो जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन होता है, से ज़्यादा होता है, डाल्टन ये यूनिट, 1000 डाल्टन से जिसका ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम मैक्रो कहेंगे। और जिसका कम होगा 1000 डाल्टन से उसको क्या कहेंगे? माइक्रो कहेंगे। तो माइक्रो एंड मैक्रो कहने के दो क्राइटेरिया है। वन क्राइटेरिया उसका मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा क्राइटेरिया कि वेदर दे आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब एक और बात समझना ध्यान से, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखी हुई है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने में थोड़ी सी समस्या ये है कि वो एक साथ नहीं लिखी हुई, अलग अलग जगह लिखी हुई। तो हम एक तरह की बातों को एक साथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ऑडियो के जरिए आप इन सारी बातों को समझ सकेंगे। दूसरा दूसरी जो बात है जो मैं बताना चाह रहा था अभी, वो ये है कि जो इन दोनों क्राइटेरिया, जो मॉलिक्यूल इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन भी हो और वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल। और जो किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता उसको हम स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। अब पहले आ, हम ये जाने कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लिपिड्स प्रेजेंट होता है। ये चार, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन लिपिड के साथ दो खास बात है जो दूसरे के साथ नहीं। एक तो ये कि लिपिड पॉलीमर नहीं है किसी चीज का, जैसे पॉलीसेकेराइड शुगर का पॉलीमर है, प्रोटीन एमाइनो एसिड का पॉलीमर है, लिपिड किसी चीज का पॉलीमर नहीं है। और दूसरी बात
कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, इट इज अराउंड 600 to 800 डाल्टन। तो लिपिड उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं आता। तो लिपिड के बारे में आपको दो बात ध्यान में रखना है। एक तो ये रखना है कि लिपिड्स पॉलीमर नहीं है और लिपिड्स स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। तो फिर ये ऊपर क्यों रह जाता है, रिटेंटेट का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है और वेसिकल स्ट्रैंड नहीं हो सकते, तो इसलिए लिपिड इसके पार्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? लिपिड जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसमें शुगर प्रेजेंट होगा, सिंपल शुगर। इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, इसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीज जो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, इसीलिए वो छन भी जाते हैं। तो फिल्ट्रेट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, और रिटेंटेट में जो प्रेजेंट होता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। तो ये बात होगी। ये हमने एनालाइज क्या कर लिया? हमने एनालाइज कर लिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। नाउ हमें एनालाइज करना है इनऑर्गेनिक, कि किसी लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कोई टिश्यू को हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। किसी लिविंग टिश्यू का वेट लेना है ना, ठीक है, तो दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक है कि कोई सेल है और उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो किसी सेल का वेट यदि वाटर के साथ आप ले रहे हो तो इसको हम कहते हैं वेट वेट, ठीक है। और वाटर को निकाल दो तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई वेट, ड्राई वेट। तो किसी टिश्यू का, किसी लिविंग टिश्यू का जब हम वेट लेते हैं पानी के साथ तो उसको वेट वेट कहते हैं, और विदाउट वाटर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई वेट कहते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल कि हमें बोन के बारे में, बोन को एग्जामिन करना है, बोन में क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम बोन को क्या करेंगे कि बोन को बर्न कर देंगे। तो जब हम बोन को बर्न करेंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो एश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एश में जो प्रेजेंट है ना, वो क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी लिविंग सेल को एनालाइज करना हो तो उसको एनालाइज करने का ये तरीका होता है कि उसको जला दो, बर्न कर दो, और ऑर्गेनिक पार्ट बर्न हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक पार्ट एश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एश में रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहेंगे। ये सब प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फेट, फॉस्फेट। और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट, ये छोटे साइज के होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल। तो अब देखो, याद क्या रखना है आपको कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या प्रेजेंट है? एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, दोनों ही छोटे साइज के। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या प्रेजेंट है? खाली ऑर्गेनिक। वो सारे पॉलीमर होते हैं लिपिड को छोड़कर। तो एक सवाल तो इससे रिलेटेड आपको आ सकता है कि भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल किधर प्रेजेंट हैं, एसिड सॉल्युबल पूल का पार्ट कौन है, एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट कौन है, ठीक है। एक चीज जो और एनसीईआरटी का ये है कि ये डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के का दे रखा है प्रोपोर्शन, और अर्थ के क्रस्ट का दे रखा है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? तो देखो कि लगभग एलिमेंट तो एक ही तरह के हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं। परसेंटेज को लेके एक डिफरेंस, एक डिफरेंस यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन वेरी लिटिल है। अब बहुत कम है नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में। यदि नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो यदि अर्थ में नाइट्रोजन ज्यादा होता तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत क्या थी?
अब जितने भी फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, इसमें ज़्यादातर में नाइट्रोजन ही तो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन काफ़ी कम है अर्थ में, हमारे में थोड़ा उससे ज़्यादा है। हमारे में बिल्कुल नेग्लिजिबल कौन है? सिलिकॉन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है। फिर एक सवाल जो बच्चे गलतियाँ करते हैं अक्सर, ये पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर कार्बन देते हैं। कार्बन है या ऑक्सीजन है? देखो इधर भी और इधर भी, दोनों में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो या फिर इसमें हो। तो ऑक्सीजन तो सब में होता है ना, सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट ले लो, फैट्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक ऑर्डर में पांच, शुरू के जो पांच है उनका ऑर्डर लर्न करना है दोनों साइड। तो पहले नंबर पर कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। दूसरे नंबर पर ह्यूमन बॉडी में कौन आएगा? कार्बन आएगा। दूसरे नंबर पर कार्बन आएगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। पहले ये डाटा इस बार चेंज हुआ है, नए एनसीईआरटी बुक में 0.5 आ गया हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ये तीसरे नंबर पर आता था, जो तीसरे नंबर पर अब नहीं आएगा। चौथे नंबर पर कौन आएगा? कैल्शियम आएगा। तो ये जो तीन चार है शुरू वाले, जिनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, उसको ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो एक तो ये आपको सबका प्रोपोर्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर याद कर लो कि शुरू में हाई से लो प्रोपोर्शन की तरफ कौन से एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में होते हैं और अर्थ के क्रस्ट में होते हैं। आज के लेक्चर में एक और चीज़, आखिर चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम ये मेटाबोलाइट्स के बाद, मेटाबोलाइट्स को वैसे तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, मेटाबोलाइट का किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक। तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक में हम इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेटो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इस टॉपिक में जितनी बातें हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सारे ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, सारे ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये कौन कौन सिक्रीट करते हैं? प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोबियल सेल्स, बैक्टीरिया। ये प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोबियल प्राइमरी मेटाबोलाइट तो सिक्रीट करते ही करते हैं, इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी सिक्रीट होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी सिक्रीट होता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में मेनली है। जो ये लिस्ट तुम देख रहे हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की लिस्ट है। तो एक तो डिफरेंस ये होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर सिक्रीटेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सिक्रीटेड बाय फ्यू, उनका नाम है प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल। एक तो ये डिफरेंस होगा। दूसरा, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, दे आर डायरेक्टली नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रियल फंक्शन नॉन नहीं है जिसमें वो सिक्रीट होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन नॉन है, हम जानते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का क्या फंक्शन, हमें पता है ना, शुगर क्या रोल प्ले करता है, फैट्स क्या रोल प्ले करता है, न्यूक्लिक एसिड क्या रोल प्ले करता है हमारे में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिन ऑर्गेनिज्म में सिक्रीट होते हैं, लाइक प्लांट, फंजाई, माइक्रोबियल सेल्स, उसमें उसका फंक्शन नॉन नहीं है। हालांकि उनमें से हमारे लिए कई बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनमें उनका फंक्शन नॉन नहीं है। और तीसरी बात कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? इनकी लिस्ट याद करनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो क्या क्वेश्चंस आते हैं? दो टेबल बना हुआ है, एक कैटेगरी है और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। यदि एग्जाम्पल पूछा गया आपसे तो कैटेगरी पूछा जाएगा आपसे सवाल में, या कैटेगरी पूछी गई तो फिर उसके एग्जाम्पल।
जैसे पूछा जाए कि कैरोटीनॉइड क्या है, तो उसकी कैटेगरी क्या है, पिगमेंट्स। लेमन ग्रास ऑयल क्या है, एसेंशियल ऑयल। विनब्लास्टिन क्या है, ड्रग है। या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाए भाई टॉक्सिन इनमें से कौन है, तो आंसर होगा रिबिन एंड एब्रिन एंड रिसिन, है ना। पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन है, तो रबर एंड गम्स। तो इनको याद करने के लिए इसको बार बार देखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पिगमेंट, ये दो पिगमेंट का नाम दिया हुआ है, कैरेटिनॉइड और एंथोसाइनिन, है ना। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल होता है, आपने पढ़ा होगा वैक्यूल वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। कैरेटिनॉइड ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। एल्केलॉइड ये पेपेवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट, उसके प्रोडक्ट को कहते हैं। मॉर्फिन, कैफीन, मॉर्फिन और कोडीन। कोडीन इंग्रेडिएंट होता है मोस्ट ऑफ द कफ सिरप का। मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक एजेंट का रोल प्ले करता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, लेकिन इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए आप देखते हो कि कफ सिरप लेने पर आपको नींद आ जाती है, कोडीन की वजह से नींद आती है। टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिनॉइड, जैसे लग रहा है कि एक टर्पिन यूनिट है तो मोनोटर्पिनॉइड, दो है तो डाइटर्पिनॉइड। ये जो मोनोटर्पिनॉइड और डाइटर्पिनॉइड है, ये बने होते हैं आइसोप्रीन यूनिट के, आइसोप्रीन यूनिट के। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H8, C5H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H8। तो आइसोप्रीन का एक यूनिट है तो मोनोटर्पिनॉइड, दो यूनिट है तो डाइटर्पिनॉइड। ऐसे बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट, जैसे कैम्फर कपूर है, प्लांट ऑयल है, या फिर लाइकोपीन पिगमेंट फाउंड इन टोमेटो, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन, ये सब में आइसोप्रीन यूनिट होता है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, मल्टीपल यूजेस हैं लेमन ग्रास ऑयल के। ये पोएसी फैमिली के मेंबर्स का प्रोडक्ट है। टॉक्सिन का एग्जांपल दिया हुआ है एब्रिन एंड रेसिन। एब्रिन और रेसिन दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर सीड, जो कैस्टर सीड होता है उससे उसको ऑब्टेन करते हैं। एंड व्हाई दे आर यूज्ड फॉर, दे आर यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट, यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस का वो इनहिबिटर है। लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन प्रोटीन है, इसका एग्जांपल क्या है, कॉन्केना वेलिन ए। ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने में हेल्प करता है। लेकिन लेक्टिन का खुद का केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है। फिर ड्रग्स, विनब्लास्टिन, ये आपने सुना होगा कि सदाबहार प्लांट, सदाबहार प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग है विनब्लास्टिन। करक्यूमिन, ये टर्मरिक हल्दी में होते हैं, ये येलो सब्सटेंस होता है हल्दी में, वो इसी पिगमेंट के कारण होता है करक्यूमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस के ये एग्जांपल है, रबड़ है, गम्स है, सेलुलोज है, ये पॉलीमर है। तो इसमें जो सवाल आता है वो सवाल इसी तरह के साथ है कि आपको पूछ देंगे कि भाई एब्रिन क्या है, तो इनमें से कौन है, ये टॉक्सिन है। या पूछ देंगे ड्रग कौन है इनमें से, तो विनब्लास्टिन या करक्यूमिन। तो इसको एक अक्सर एक आध साल बीच में गैप हो जाए तो अदरवाइज एक क्वेश्चन बायोमोलिकुल्स में यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों आज हमने जैसा आपने देखा कि हमने कर लिया कौन सा पार्ट, ये जो आज का लेक्चर था बायोमोलिकुल्स का, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हमने खाली समझा कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है, बायोमोलिकुल्स कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, हम कैसे बायोमोलिकुल्स को, ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स को, इनऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सब जाना। अब जो है हमारा जो टॉपिक होगा अगला, वो पहले हम यहाँ पर माइक्रोमोलिकुल्स करेंगे, फिर मैक्रोमोलिकुल्स करेंगे, जिस हिसाब से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द माइक्रोमोलिकुल अमाइनो एसिड, लेक्चर 2 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।